हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, अक्सर कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या ब्लैंक चेक देने पर चेक बाउंस का केस बनता है, या फिर हमने किसी को ब्लैंक चेक दे दिया है तो क्या हमारे ऊपर चेक बाउंस का केस लग सकता है। दोस्तों, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेशों में इस बात को साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति देनदारी के लिए किसी को चेक देता है, भले ही उसने उस चेक पर केवल हस्ताक्षर किए हों और वह चेक सामने वाले व्यक्ति को दे दिया है, तो चेक लेने वाला व्यक्ति देनदारी के हिसाब से उस चेक पर अमाउंट भी भर सकता है। बैंक से चेक को बाउंस करवाकर चेक बाउंस का केस भी दायर कर सकता है। चेक बाउंस होने पर आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत भी मुकदमा दायर किया जा सकता है, यानी चेक बाउंस का मामला सिविल कोर्ट के अलावा क्रिमिनल कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है। आईपीसी का जो सेक्शन है 420, उसके तहत आपको सिर्फ यह प्रूव करना होगा कि आपके साथ बेईमानी हुई है। चेक जारी कर देना और अकाउंट में पैसे नहीं होना एक तरह की बेईमानी। दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न होता है कि बैंक खाता बंद है और हस्ताक्षर भी भिन्न है, तो क्या ऐसी स्थिति में चेक बाउंस का केस होता है। कई लोग क्या करते हैं कि उनका जो बैंक अकाउंट बंद रहता है उसकी चेक बुक से चेक साइन करके किसी को दे देते हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं चेक बुक पर फर्जी साइन कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। आजकल आमतौर पर लोगों को यह लगता है कि बैंक खाते में पैसे ना होने पर चेक बाउंस का केस होता है, बैंक का खाता बंद करवा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बैंक अकाउंट बंद कर देने पर भी चेक बाउंस का केस बनता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को चेक दे दिया है फिर उसके बाद अकाउंट को बंद कर लेते हैं तो चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। आप भले ही अकाउंट को क्लोज करवा दें या फिर कई लोग फर्जी साइन कर देते हैं, ऐसे लोगों पर भी चेक बाउंस का केस बनता है। साथ ही आपके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 420 यानी 420 के तहत मुकदमा दायर भी किया जा सकता है। दोस्तों, यदि क्योंकि आपने बेईमानी की है तो बेईमानी के ऊपर 420 का केस बनता है, क्योंकि आपने फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी साइन किए हुए हैं, या आपने चेक इशू करके बैंक अकाउंट को बंद कर लिया है, तो आपके ऊपर 420 के तहत भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। साथ ही 138 यानी चेक बाउंस की जो सेक्शन है उसके तहत भी आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। साथ ही दोस्तों, आपको सिविल कोर्ट के अलावा यदि 420 में मुकदमा दायर होता है तो क्रिमिनल कोर्ट में भी आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न होता है कि उन्होंने गारंटर बनकर चेक दे दिया है, क्या गारंटर व्यक्ति के खिलाफ चेक बाउंस का केस बन सकता है। यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि गारंटर बनकर चेक दे दिया जाता है तो भी चेक बाउंस का केस बनता है। किसी भी व्यक्ति की तरफ से जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जाती है और उस जिम्मेदारी के तहत आपके द्वारा कोई चेक आपके नाम से जारी कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में भी आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी थी। तो उनका कहना था कि जिसके नाम से चेक जारी किया गया है उसके ऊपर चेक बाउंस का केस दायर किया जा सकता है, उसके ऊपर 138 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि चेक बाउंस के मामले में उनका अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, अब ऐसी परिस्थिति में वह जमानत यानी बेल कैसे लें। दोस्तों, सेक्शन 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस के मामले में अरेस्ट वारंट में जमानत के कुछ जो प्रावधान हैं वो इस प्रकार हैं। न्यायालय द्वारा जब जमानती वारंट अभियुक्त को जारी कर दिया जाता है उसके पश्चात वारंट अभियुक्त का हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अब वारंट की जो सर्विस होना है और अभियुक्त को सूचना मिल गई है कि न्यायालय द्वारा ए नाम के व्यक्ति का वारंट जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी वह यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है, जो कि संबंधित जो पुलिस थाना है वहाँ पर जाता है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाता है। इस प्रावधान में आपको एक आपराधिक वकील को नियुक्त करना होता है जो कि अनुभवी हो, साथ में आपराधिक मामलों में पारंगत हो। ऐसा वकील आपको नियुक्त करना होता है।
दोस्तों अब आपके वकील के द्वारा आपकी बेल के लिए आर्ग्यूमेंट की जाती है। न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर कर ली जाती है। सभी मामलों में जमानत मंजूर नहीं की जाती है, लेकिन न्यायालय द्वारा अरेस्ट वारंट में भी जमानत मंजूर कर ली जाती है और धारा 446 सीआरपीसी के अंतर्गत जुर्माना भी लगाया जाता है और न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को जमानती मुचलके पेश करना होते हैं। न्यायालय द्वारा जो भी जमानत की राशि मांगी जाती है उतनी ही राशि के जमानती दस्तावेज पेश करने होते हैं। इस प्रकार से अरेस्ट वारंट में अभियुक्त को जमानत मिल जाती है। दोस्तों कई लोगों का जो प्रश्न होता है कि चेक बाउंस के मामले में सज़ा यानी पनिशमेंट के क्या क्या प्रावधान हैं, आज इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। चेक बाउंस का मामला यानी नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 138 के अंतर्गत इसमें प्रावधान बताए गए हैं। यह एक स्पेशल एक्ट है। नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अनुसार किसी व्यक्ति का यदि चेक बाउंस हो जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। चेक बाउंस के केस पर आपराधिक न्यायालय द्वारा विचार नहीं होता है। ऐसा विचार किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। चेक बाउंस के मामले के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा जो चेक राशि होती है उसका दुगना जुर्माना किया जा सकता है और ऐसे मामलों में यदि हम सज़ा की बात करें तो 2 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है या फिर कारावास और जुर्माना दोनों भी लगाया जा सकता है। चेक बाउंस का मामला एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके अंतर्गत कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सज़ा भी दी जाती है। यदि अभियुक्त निचली अदालत द्वारा जो सज़ा मिली है उसकी अपील करना चाहता है तो उसके पास अपील करने का अधिकार होता है, जो कि जिला न्यायाधीश के समक्ष 30 दिन के भीतर वह वकील के माध्यम से अपील कर सकता है। चेक बाउंस के मामलों में जमानत कैसे लें, बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन होता है। आज हम इस बात पर वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चेक बाउंस यानी सेक्शन 138 नेगोटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी जो चेक बाउंस के मामले होते हैं वो इस धारा के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जमानत यानी बेल कुछ इस प्रकार ली जाती है। अगर न्यायालय द्वारा आपको समन जारी किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा जमानती वारंट इशू कर दिया जाता है और जमानती वारंट के अंतर्गत न्यायालय में आपको एक वकील नियुक्त करना होता है और न्यायालय के समक्ष हाजिर भी होना होता है। आपका वकील आपकी पैरवी करते समय तर्क देता है और न्यायालय से जो जमानती वारंट में जमानत मंजूर कर लेती है। इसके बाद आपको जमानती मुचलके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार जो भी जितनी भी जमानत न्यायालय ने आदेश में लिखी होती है उतनी ही राशि का जमानत के दस्तावेज आपको लगाने होते हैं, जो कि आपकी जमानत लेता है। उसके बाद आपको जमानत मिल जाती है। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।